हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पार्ट नंबर 9 और इसमें हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता के मेंडल के नियमों का विचलन। इसका मतलब आनुवांशिकता में मेंडल के जितने सारे नियम थे, 4 नियम जो उसने दिए, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से साबित नहीं हो पाते, तो उसी चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, तो डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता के नियमों का विचलन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पेड़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कुछ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो कुछ पौधे तथा जंतुओं में विरोधी कारक के बीच संकरण के पश्चात प्रभावी गुण प्रकट नहीं हो पाता। कुछ पौधों में, जैसे हमने अभी तक पढ़ा था क्या, कि दो तरह के गुण होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण जो है। लेकिन कुछ पौधों में क्या है, ये प्रभावी गुण जो है वो नहीं दिखाई देता, जबकि हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा है कि जो प्रभावी गुण है वो प्रथम पीढ़ी में दिखती है और अप्रभावी गुण नहीं दिखती है। मतलब उनके बाहरी स्वरूप में हमें प्रभावी गुण दिखता है और अप्रभावी गुण नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन कुछ पौधों और जंतुओं में ये प्रभावी गुण प्रकट नहीं हो पाता, बल्कि आंशिक प्रभाविता उत्पन्न होती है, अर्थात प्रभाविता एवं अप्रभाविता का मेंडल का नियम लागू नहीं होता। अब यहाँ पे आंशिक प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये दिखाई देता है, मतलब प्रभाविता जो है, प्रभावी लक्षण जो है वो पूरी तरह से नहीं दिखता और अप्रभावी लक्षण जो है पूरी तरह से छुपा हुआ नहीं रहता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक 4 o'clock या मिराबिलिस जलापा और स्नैपड्रैगन पौधों के फूल लाल या सफ़ेद रंग के होते हैं। जबकि लाल एवं सफ़ेद फूलों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में सभी फूल पूर्ण लाल या फिर पूर्ण सफ़ेद रंग युक्त संकर फूल उत्पन्न होने चाहिए। देखो, हमें अभी तक हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है, ये F1 पीढ़ी को देख करके। लेकिन इसमें क्या है, ना ही सारे के सारे फूल F1 पीढ़ी के लाल होते हैं, ना ही सफ़ेद होते हैं। जब सफ़ेद और लाल रंग के फूलों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसके बदले में क्या होता है, लेकिन सभी फूल कैसे हो जाते हैं, गुलाबी रंग के उत्पन्न होते हैं। और फिर पुनः F2 पीढ़ी में जब इन संकर गुलाबी फूलों के बीच स्वपरागन कराने पर फिनोटाइप अनुपात 3:1 तथा जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमने पहले पढ़ा, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। F2 पीढ़ी में क्या होता है, फिनोटाइप अनुपात 3:1 प्राप्त नहीं होता, बल्कि लाल जो है वो 25%, गुलाबी 50% और सफ़ेद 25% फूल प्राप्त होते हैं। ओके, अच्छा, इससे यह स्पष्ट होता है कि लाल रंग या सफ़ेद रंग अपना प्रभावी लक्षण प्रकट करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस घटना को आंशिक प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। अतः इस अवस्था में मेंडल के प्रभाविता का नियम जो है वो लागू नहीं होता। ओके, इतना तो पढ़ लिया। अब थोड़ा देखते हैं कि होता क्या है। देखो, जैसे यहाँ पे एक लाल रंग का फूल का पौधा है और एक सफ़ेद रंग के फूल का पौधा है। होता क्या है, जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में ना पूरा लाल दिखता है, ना पूरा सफ़ेद दिखता है, बल्कि सारे के सारे कैसे दिखते हैं, गुलाबी रंग के दिखते हैं। तो इसमें प्रभाविता और अप्रभाविता जो है, जो नियम है वो लागू नहीं होता। ठीक है, बस इसमें यही कहा गया है। और इस तरह के क्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं आंशिक प्रभाविता या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस तरह की चीज़ों को या इस तरह की घटना को कहा जाता है। ओके, क्लियर है। इसके बाद एक आपकी किताब में ये चार्ट दिया हुआ है, जैसे R कैपिटल R शुद्ध लाल फूल को दिखता है, स्मॉल r शुद्ध सफ़ेद फूल को दर्शाता है। ये पेरेंट जनरेशन है, P पीढ़ी है। अब जब इनमें क्रॉस कराया गया तो सारे के सारे फूल क्या थे, गुलाबी हुए। ये F1 पीढ़ी की बात है, कैपिटल R स्मॉल r। जब वापस से F2 पीढ़ी में संकरण कराया गया इन संकर पौधों को लेकर के, तो क्या मिला, एक कैपिटल R, एक स्मॉल r और 2 संकर फूल मिले गुलाबी रंग के। ठीक है, तो इसी में ही यहाँ पे रेशियो अगर देखोगे, अच्छा ये कैसा रेशियो यहाँ पे बता रहा है, फिनोटाइप रेशियो, मतलब दिखाई देने वाला कैसा दिख रहा है, तो 1 यहाँ पे 1:2
2:1 में फिनोटाइप रेशियो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जबकि हमने शुरू में क्या पढ़ा था, ये रेशियो जो है 1:2:1 ये जीनोटाइप रेशियो होता है। लेकिन क्योंकि इसमें मेंडल के नियम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है थोड़ा सा अलग तरीके का दिख रहा है, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और उदाहरण है, इसी प्रकार से प्रभाविता लक्षण पोल्ट्री मुर्गियों में भी पाया जाता है। काली एंड लुइसियन और मुर्गियों के साथ सफ़ेद मुर्गियों का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में उत्पन्न सभी मुर्गियां नीले रंग की होती हैं, अतः प्रभाविता का नियम जो है वो यहाँ पर भी लागू नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे दोनों में से किसी को मुर्गा बना दो, ठीक है, इसको मुर्गा कर दो, मुर्गी मुर्गा, तब ना। ओके, अब यहीं पे एक एग्जांपल के तौर पे, वैसे आप अगर नेट में ढूंढोगे तो आपको सच में दिखेगा ऐसा होता है, ठीक है। काले रंग का मुर्गा, ये सफ़ेद रंग की मुर्गी है, और जब इन दोनों में क्रॉस कराया गया तो एक हल्के नीले रंग का या फिर नीले काले रंग का आपको ये मिला, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ जानने के लिए बातें हैं, बस इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सब आते हैं। क्या आधुनिक आविष्कार से ज्ञात हुआ है कि मनुष्यों में लगभग 30,000 जीन होते हैं। गुणसूत्र वाई में सबसे कम 231 जीन पाया जाता है, और वहीं लाल ग्रंथि का गुणसूत्र जो है वो सबसे लंबा गुणसूत्र है, और किसी जीन के सभी जीनों एवं उसके विभिन्न अवयवों सहित डीएनए के संपूर्ण प्रतिरूप को जीनोम कहा जाता है, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। डीएनए में आपको गुणसूत्र डीएनए के ऊपर लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। ये हेलिक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर है जो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, यहीं पर ऊपर में जीन जो है वो पड़े रहते हैं, ठीक है, जब काम आएगा तो काम आएगा, वैसे टाइप के। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मनुष्यों में लिंग निर्धारण। अब मनुष्यों में 22 जोड़े समान या सिमिलर या ऑटोसोम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और एक जोड़ा असमान यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें मादा में सेक्स क्रोमोसोम XX से डिनोट करते हैं हम लोग, और नर का सेक्स क्रोमोसोम जो है वो XY से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे लिंग निर्धारण में Y क्रोमोसोम की मुख्य भूमिका होती है। मादा में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु यानी ओवा, इसका निर्माण होता है जिसमें X क्रोमोसोम रहता है। वहीं नर में नर युग्मक अर्थात शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है, जिसमें 50% शुक्राणु X क्रोमोसोम एवं 50% Y क्रोमोसोम युक्त होते हैं, ठीक है। फीमेल में हम क्रोमोसोम्स को, सेक्स क्रोमोसोम को किससे डिनोट कर रहे हैं, XX से, और मेल में XY से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब फीमेल में क्या होता है, तो फीमेल में अंडे बनते हैं जिसको अंडाणु या ओवा कहते हैं, और वहीं मेल में शुक्राणु यानी स्पर्म बनता है। अच्छा, ये अंडाणु जो है उसमें दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, वहीं शुक्राणु में X क्रोमोसोम आधे और आधे Y क्रोमोसोम होते हैं। अब यदि अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु X क्रोमोसोम है तो जो बच्चा है वो मादा होगा, लेकिन अंडाणु को निषेचित करने वाला शुक्राणु जो है वो अगर Y क्रोमोसोम युक्त होता है तो जो बच्चा है वो नर होगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे चार्ट में देख लो, ठीक। अब बहुतों को शायद पूछना होगा ये 2n यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। देखो, हमने अभी पढ़ा क्या, 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम, जिसमें से 22 जोड़े जो है वो ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, और एक जोड़ा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम यानी एलोसोम क्रोमोसोम होता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2n इसी को दिखाता है, 22 यानी कि 2 × 11, और यहाँ पे एक एक करके 2 ऐसे ही दिखा दिया गया, ठीक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 पार्ट में बटेगा, ठीक है। XY, X के साथ 1 जाएगा 11 हिस्सा, और यहाँ पे XY के साथ 11, और ये ऑटोसोम क्रोमोसोम जाएंगे। वहीं फीमेल में, ये मेल में स्पर्म में होता है ऐसा, और वहीं फीमेल में भी अलग अलग 11 और 11 इसमें। जब
दोनों स्पर्म और ओवर जब निषेचन होता है तब उसमें जाकर के पूरे क्रोमोसोम की संख्या जो है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, 2n यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके, अब ये बात बस इतनी सी आती है। यहाँ पे इतना सारा आपने क्रॉस करके कर लिया, ये भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो हमने गैमेट्स को अलग कर लिया, यहाँ पे हमने गैमेट्स को अलग कर लिया। अब जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये x और ये x के साथ जाएगा, तो ये जो क्रोमोसोम से बच्चे पैदा होंगे वो फीमेल होंगे क्योंकि दोनों में x है। और यहाँ पे y और इस x के साथ जब होगा निषेचन होगा तो यहाँ पे x और y दोनों आएंगे, तो इससे मेल बच्चे पैदा होंगे। क्लियर है? अब जिस तरह से भी आप करके कर लो, आपको यहाँ पे रेशियो जो है वो 3:1 का दिखेगा। कैसे? तो एक एग्जांपल यहाँ पे x और ये xy। हम अभी तक क्या करते थे, इसके साथ इसका, फिर वापस इसके साथ इसका, सॉरी ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x और ये xy, फिर ये x और xy। ठीक है, ये 1:1 3:1 सॉरी। तो यहाँ पे चांसेस हैं क्या कि 2 फीमेल हो सकते हैं, और या फिर मतलब या तो फीमेल होने का चांस जो है 50% रहता है, मेल होने का चांस भी 50% रहता है। बस यही दिखाना था मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्योंकि x फीमेल में होता है, xy मेल में होता है, तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि मेल क्रोमोसोम्स में, मतलब ये जो जीन है ये किसके साथ कंबाइन होता है, मतलब इसका कौन सा वाला प्रभावी होता है। या तो x वाला अगर ज़्यादा प्रभावी होगा तो जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। वहीं y वाला ज़्यादा प्रभावी होगा तो जो बच्चा है वो मेल होगा क्योंकि वापस से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एक बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि पुरुष पर निर्भर करता है। ओके, अतः मनुष्यों में होने वाले शिशु के लिंग निर्धारण केवल पुरुष की भागीदारी प्रमुख होती है, अर्थात पिता ही पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुरुष का शुक्राणु n+x एवं n+y का 2 प्रकार के उत्पन्न होते हैं तथा स्त्रियों में अंडा एक ही प्रकार का होता है। तो लड़का या लड़की उत्पन्न करने के लिए स्त्री या माता बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होती है। ठीक है, ओके, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आया होगा। क्लियर है? चलो, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कुछ अनुवांशिक रोग। ठीक है, जो 3 बीमारियां जो आपकी किताब में दी हुई हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।